So hello and welcome to my channel Way to PCS. Myself Manoj Kumar. Here you can read about me. आज मेरी जो पहली YouTube पे मैं जो वीडियो दिया था, लास्ट वीडियो इंटरव्यू रिलेटेड, उस पर कुछ क्वेश्चंस आए थे और मुझे भी लग रहा था कि ये क्वेश्चंस एक जनरल सी क्वेश्चंस है, किसी भी छात्र को ये हो सकता है जब वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तब। तो कुछ क्वेश्चंस जो कमेंट्स बॉक्स में आए थे उसको हम देखने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया, कुछ मैं अपने तरफ से भी क्वेश्चंस डाला हूँ जो कि इस तरह की है कि बोर्ड मेंबर कौन सी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है इंटरव्यू का, बोर्ड मेंबर वर्सेस मार्क्स पैटर्न, किस बोर्ड में किस तरह के मार्क्स दिए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस दिन आपको चाहिए, और रिजर्वेशन रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो मैं उसको प्रूफ के साथ आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपने बीपीएससी में इतने सारे बोर्ड मेंबर चेयरमैन हैं, लेकिन एट ए टाइम एक समय में एक दिन में 4 ही बोर्ड जो है वो इंटरव्यू लेती है। तो सपोज़ कीजिए ये लोग अपने हिसाब से इतने सारे बोर्ड बना के रखें कि कोई किसी दिन छुट्टी पे चले जाए तो उनके बदला में कोई दूसरा आदमी ले सके। ओके, तो एक सबसे पहले आर के महाजन सर हैं जो कि अपना चेयरमैन भी हैं और वो आईएएस रह चुके हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है उनका। फिर अरुण कुमार भगत सर, ये प्रोफेसर हैं, मीडिया से इनका खास फील्ड जो है वो मीडिया है, तो इनसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर के महाजन सर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के में महारत रखते हैं, तो वो उस जनरल टाइप का आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो डे टू डे बेसिस पे यूज़ होता है। दीप्ति मैम वो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उनसे भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, इस सब पे क्वेश्चंस आती है इनके भी बोर्ड में इन जनरल। अशोक कुमार शर्मा ये आईएएस या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से हैं और ये इनकम टैक्स में रह चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट इनका पता नहीं है, लेकिन ये इसी दोनों में से कुछ हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। ओके, शोभेंद्र कुमार चौधरी ये आईएएस हैं और इम्तियाज़ अहमद करीमी ये जो हैं बीईएस हैं। अब एक जनरल सी धारणा बन गई होगी आपके माइंड में भी कि अरुण कुमार भगत सर चूँकि मीडिया से हैं तो मीडिया से क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरा पहला 64th का इंटरव्यू इन्हीं के बोर्ड में हुआ था। ओके, और जब मेरा इन्हीं के बोर्ड में हुआ था तो 12 दिसंबर को हुआ था, जबकि आप मान सकते हैं कि तब तक लगभग 10 दिन हो चुके थे इंटरव्यू के। इन्होंने मुझे एक भी क्वेश्चन मीडिया से नहीं पूछे। ओके, तो ऐसा धारणा कभी बना के मत जाइए कि अगर मेरा इस बोर्ड में होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका किस बोर्ड मेंबर में, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको तभी पता चलेगा जब आप इंटरव्यू के लिए अब जा रहे होंगे। तो प्रोसेस ये होती है कि जैसे ही आप गेट से एंट्री कीजिएगा, एक बाहर में बैठने के लिए बना हुआ है, वहाँ पे आपके साथ आपके अटेंडेंट भी जा सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी कोई जा सकते हैं। ओके, तो जैसे ही गेट से एंट्री कीजिएगा वहाँ पे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, और अगर हाँ आपका एडमिट कार्ड उस दिन का, उस डेट का, उस शिफ्ट का रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट, तो आपके साथ जो जाएंगे उनको भी बैठने के लिए एक बाहर में ही बना हुआ है, वहाँ पे सबको बैठने के लिए मिलता है। फिर वो बारी बारी से नेम कॉल करेंगे और फिर वहाँ से ले जाएंगे एक घर में। उस घर में वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट होता है। 64th और 65th में हुआ था, मुझे 66 का नहीं पता होगा कि नहीं आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा। जब वो आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है उसके बाद आपको ले जाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एक रैंडम जनरेटेड कोड मिलता है। ओके, उस कोड के मिलने के बाद आपका वहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होता है। ठीक है, तो जब कोड मिलने के बाद जब आपको वहाँ पे प्यून रहेगा, वो आपके साथ ले जाएंगे, तो जिस रूम में आप एंट्री कीजिएगा उस रूम में ऊपर में बोर्ड देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है चेयरमैन का नाम। जब आप हॉल में इंटर कर जाइएगा, वहाँ उस रूम में भी एक बाहर में एक वेटिंग रूम होता है। आपको पहले वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा, एक स्टूडेंट ऑलरेडी दे रहा होगा तभी इंटरव्यू, अगर आपका फर्स्ट नहीं है तो जो दे रहा होगा वो जो दे के निकलेगा, फिर आप जब अंदर जाइएगा रूम में तो वहाँ पे एक चेयरमैन लिखा हुआ रहता है, लेकिन नेम नहीं लिखा हुआ रहता है। बट मीडिया में उन लोगों का फ़ोटो सर्कुलेटेड है। जिस रूम में आप जाइएगा वहाँ पे बाहर में लिखा हुआ रहता है, तो उससे लोग गेस करता है कि ये उन्हीं का बोर्ड था। ओके, जब 64th में मैं गया था, लिटरली सभी लोग इस तरह से मार्क्स पाने हुए, तो मुझे पता भी नहीं चला था कि इसका फिर सिर्फ आँख दिखाई दे रहा था। ओके, तो बट मेरा अरुण कुमार भगत के बोर्ड में 64th में था।
तो इस चीज़ की धारणा बिल्कुल हटा लीजिए कि आपसे किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ भी वो पूछ सकते हैं, बट हाँ इनका बैकग्राउंड ये है, मैं आपको ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट तो जब 4 बोर्ड होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में 10 लोगों का होना होता है, यानी 3 घंटा का टाइम है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट का टाइम है, 10 लोगों से होने वाले, 10 लोगों का इंटरव्यू होने वाली है। आप डिवाइड कर लीजिए, 18 मिनट से एक क्वेश्चन को मिलता है। ओके, तो ये मोटा मोटी एक टाइम है 18 मिनट्स, 10 मिनट में भी ख़त्म हो जाती है, और मैक्सिमम जाता है तो 20, उससे ज़्यादा जाता नहीं है। हम किसी का नहीं देखे हैं, ना सुने हैं कि 20 से अधिक हुआ है। हाँ 6 मिनट तक हम सुने हैं कि 6 मिनट में ही कुछ लोगों को निकाल दिया गया था। ओके, उसके बाद कौन सा बोर्ड कितना मार्क्स देता है, ऐसी धारणा बिल्कुल मत बनाइए। हर एक बोर्ड में 90 मार्क्स या 90 प्लस माइनस 1 और 2 मार्क्स तो गया ही गया था। तो इसीलिए कौन सी बोर्ड कम मार्क्स देता है, कौन से ज़्यादा, इस चक्कर में आप पढ़िए ही मत। ऑन एन एवरेज जब हम लोग देखे थे लास्ट टाइम, एक जितना टेलीग्राम ग्रुप था, प्रेशर ग्रुप, उसमें जब सर्वे कंडक्ट किया गया था, तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट था उन लोगों के द्वारा, तो अराउंड 300 लोग पार्टिसिपेट किए थे। 65th का ही मैं बात बता रहा हूँ। 65th में टोटल 400 to 500 के बीच में ही सीट्स थी, तो जिसमें 300 लोग सेलेक्टेड थे, वो लोग दिए थे। और वो लोग जब कंडक्ट किए थे तो हम लोगों को पता चला था 70 प्लस माइनस 2, यानी अगर 70 मार्क्स आपको आ रहा है तो आप एवरेज पे हैं। 75 प्लस कुछ भी मार्क्स है तो आपका बहुत अच्छा ही स्कोर काउंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप, तो फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बोर्ड मेंबर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि चेयरमैन किस तरह से, किस का बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है उस समय उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या था, आप जब एंट्री किए उससे 1-2 दिन पहले न्यूज़ में क्या चल रहा था, ये सारा चीज़ जो है देखा जाता है, और उसके बाद क्वेश्चंस किया जाता है। तो आप एकदम अपनी तरफ से प्रिपेयर होके जाइए, बट पहले से प्रेज्यूस नहीं होना चाहिए। आप बाइस्ड मत रहिए कि आपको किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे थे, बहुत लोग जा रहे थे, जब वो गए वहाँ पे तो कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग था। हालांकि उन लोगों को कुछ ना कुछ टाइम दे दी गई। ओके, ऐसा नहीं था कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो आपको एकदम भगा दिया जाएगा, नहीं अब तुम्हारा हो गया ख़त्म, तुम्हारा इंटरव्यू ही नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। बट क्यों ना आप उस तरह के पैनिक सिचुएशन से पहले से ही बाहर रहें, आप क्यों ना ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, जो लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में जब आता है, कॉल लेटर आपको भी जब आएगी तो इस तरह से सारा कुछ उसमें रहेगा। आप ये सारा चीज़ अपने साथ ले जाइए, और ये पहले से ही ले जाइए। नीचे में लिखा हुआ है 2 सेट में ले जाइए, और दोनों पे सेल्फ अपना सिग्नेचर करके ही, पहले स्व अभिप्रमाणित करके ही बोल रहा है, तो वो आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइए। ओके, तो आप खुद से ये देख सकते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो सारा चीज़ ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है ना, वो सारा डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ आप पहले से ही कलेक्ट कर लीजिए। हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मेरे पास तो एडमिट कार्ड नहीं है, क्या फॉर्म भी, बहुत जो मेंस में फॉर्म भरे थे वो भी रखनी है। नहीं, वो सब नहीं रखनी है, इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वही सब रखनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अपने तरफ से पहले से बोल दे रहा हूँ कि जब आप सपोज़ कीजिए कि आप सेलेक्ट हो जाइएगा, ओके, सेलेक्ट होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस समय में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको संभाल के रखिए। अगर आप अपना प्रीलिम्स या मेंस का इंटरव्यू वो एडमिट कार्ड खो चुके हैं या नहीं है आपके पास, तो प्लीज़ उसको ढूंढने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म अभी ही लिख लीजिए। जिस दिन आपकी इंटरव्यू होगी, जनरल सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए कि सर मेरा खो गया है, कृपया मुझे डुप्लीकेट एडमिट कार्ड देने की कृपा की जाए। ओके, तो ये करके आप जाइएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थोड़ा सिचुएशन पैनिक हो जाती है कभी कभी। ओके, और ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, बट फिर भी हर एक डिपार्टमेंट में ये तो मांगा ही मांगा जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, जो आप एकदम रखिए, संभाल के रखिएगा इसको। ओके, उसके बाद ये आप देख लीजिएगा क्या क्या जो हम उस दिन बता रहे थे कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू देने के बाद बाहर निकलिएगा तो 16 रुपये चेंज लेके जाइएगा प्लीज़ वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे चेंज नहीं रहती है। और वो लोग, उन लोगों को अगर आप 20 रुपीज़ देने का कोशिश कीजिएगा, बोलिएगा 4 रुपये छोड़ दीजिए सर यहीं पे, तो वो लेने के लिए भी नहीं तैयार होते हैं, बोलते नहीं मुझे चेंज ही चाहिए और जितना चाहिए उतना ही दो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये 16 रुपीज़ लेके जाइए अपने साथ। ओके, और वहाँ पे इसके बाद जब आपको ये 16 रुपये ले ली जाएगी, फिर आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनली आपको वहाँ से उस दिन छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुलग्नक में प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। तो प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 आपको इंटरव्यू के एडमिट कार्ड के साथ ही दिया जाएगा। तो प्रपत्र 1 कुछ इस तरह का दिखेगा, इसमें और सारे नीचे में होंगे, तो इसमें आपका डिटेल फिल करना रहता है आपको। तो इसमें ये डिटेल आप फिल कीजिएगा
और प्रपत्र 2 जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रपत्र वही तो 1 भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा सी भरना है, लेकिन 2 आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे ही आपको ये फिल करना होता है कि आपको क्या चाहिए जॉब में से, आपकी प्रायोरिटी क्या है। सपोज कीजिए BAS भी है, BPS भी है, BFS भी है, तो आपको क्या लेनी है, तो आपको यहाँ पे उसका कोड लिखना होता है और फिर वहाँ पे सर्विस का नाम हिंदी में लिखना रहता है। ओके, और ये इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है BAS और फिर हिंदी में, तो आपको उसी तरह से पिछला पेज पे अगर आप सपोज कीजिए BAS लेना है तो 1 नंबर के बगल में आप यहाँ पे BAS लिखिए, फिर यहाँ पे इस सर्विस का नाम लिखिए। 2 नंबर पे अगर आप सपोज कीजिए कि बिहार एजुकेशन सर्विस आपको लेनी थी, तो यहाँ 2 नंबर पे BES लिखते और वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस सर्विस का क्या डिमांड है और फीमेल कैंडिडेट के लिए बेस्ट सूटेड क्या रहेगा, मेल कैंडिडेट के क्या रहेगा, अगर आप ऑफिशियल जॉब चाहते हैं तो क्या रहेगा, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट इसी तरह से फिल करनी होती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि ये बहुत लोगों के पास कन्फ्यूजन रहता है रिजर्वेशन से लेकर के कि क्या अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया हूँ जनरल से, तो क्या मेंस में भी अगर मैं EBC से हूँ तो क्या फाइनल रिजल्ट मेरा जनरल से ही होगा या EBS से होगा, या सपोज कीजिए हम EBS से प्रीलिम्स क्लियर कर लिए हैं और मेंस में जनरल से अधिक मार्क्स ले आए हैं, तो क्या मुझे जनरल की सीट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इंटेंशनली इनका नाम हटा दिया हूँ। यहाँ पे ये आप BPSC के ऑफिशियल साइट पर 24/7/2021 में ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें क्या है कि इनके द्वारा एक गलती कर दिया गया था इस कैंडिडेट के द्वारा। तो कैंडिडेट ने क्या किया था कि ये प्रशाखा पदाधिकारी के लिए फाइनल चयनित हो गए थे, समझे, फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नाम था, सफल घोषित किया गया था। इनका मेगा क्रमांक जो आप देख रहे हैं 332 ये रैंक लाई थी, रोल नंबर ये था। साक्षात्कार के दिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराएगा। जैसे हम आपको बताएं कि कुछ डॉक्यूमेंट अगर नहीं ले जाइएगा तो आपको हटा नहीं दिया जाता है, आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है, बट आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है और उस पर लिखाया जाता है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आप वो ले करके आइएगा। ओके, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था कि ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं दी थी। प्रारंभिक परीक्षा में वो महिला कोटि के उम्मीदवार के रूप में चयन हुआ था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से इनका। ओके, और मुख्य परीक्षा में अनारक्षित जनरल कोटि के अंतर्गत सफल घोषित की गई थी ये कैंडिडेट। यानी मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में इनको इतना मार्क्स आया कि जनरल कैटेगरी के फीमेल को जितना चाहिए उससे कम था, लेकिन EBC में जितना चाहिए था उतना था, तो इनका प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया EBC से। ओके, EBC महिला से। बट मेंस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और जनरल कैटेगरी के महिला उम्मीदवार के बराबर या उनसे अधिक ये मार्क्स ले आई थी। ओके, तो इनको अनारक्षित में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण उन्हें अनारक्षित महिला कोटि में शामिल करने हेतु विचारित किया गया कि अगर ये क्रीमी लेयर नहीं दे रही हैं तो ऐसा किया जाए कि इनका रिजल्ट नहीं रोका जाए, इनको अनारक्षित कोटि की महिला में ही डाल दिया जाए। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि मुख्य परीक्षा में तो इन्होंने में मार्क्स ले आया था उतना जितना कि अनारक्षित महिला कोटि के उम्मीदवार को चाहिए, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में इन्हें अनारक्षित महिला का जितना कट ऑफ था मिनिमम उतना अंक नहीं प्राप्त था, तो इनको फाइनली इनकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी गई। आप सपोज कीजिए कितना लोग जश्न मना लेते हैं अपने घर पे, बहुत कुछ हो गया होगा और फिर कितना बुरा लगा होगा इनको। तो ऐसा गलती आप लोग नहीं दोहराइए। तो फाइनली इस पूरा का जो समरी बताए हैं, तो समरी ये है कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आती हैं या आते हैं और अगर आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, नहीं तो BPSC ऑटोमेटिकली आपको जनरल कैटेगरी से आपका रिजल्ट दे देगा। ओके, जनरल कैटेगरी से जब आपका वो रिजल्ट देंगे BPSC वाले, तो एक चीज़ वो सिर्फ क्या चेक करेंगे कि आप प्रीलिम्स भी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करें, आप मेंस भी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करें और आपका फाइनल स्कोर भी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, तभी आपको कोई ना कोई पोस्ट जनरल कैटेगरी से मिल जाएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दिखाएंगे तो। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो आपको आपकी कैटेगरी की जो बेनिफिट होती है वो मिलेगी। तो यही इनका था। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम बहुत जल्द आते हैं।